नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेट है, यानी स्टेट पेपर 1 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। साथ ही अगर आप बीपीएससी 4.0 या स्टेट पेपर 2 का कर रहे हैं या किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी का कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं या करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3, यानी आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 2 तक और प्रीवियस सेट यानी 6-7 करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टेट पेपर 1 से संबंधित है, यानी 9 to 10 टीजीटी जिनका एग्ज़ाम है, यानी जिनका एग्ज़ाम भी 17 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को है, उसके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट आप बना करके देखिए आपका कितना स्कोरिंग होता है, उसी के अनुसार जो है आपका देखा जाएगा। इसी प्रकार जो है 2 प्रैक्टिस सेट और देखेंगे, यानी 13 तारीख आज हो गया, उसके बाद 14 और 15 2 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उसके बाद एक जो है मैराथन करेंगे, तो आपका जो तैयारी है संपूर्ण हो जाएगा। क्लास हो चुका है आप सभी का, सभी टॉपिक का। अगर जो अभ्यर्थी नहीं देखे हैं तो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है क्लास का, आप वहाँ से देख सकते हैं। 13 वीडियो डाला हुआ है जो सभी टॉपिक का है, तो आप अपने अनुसार यहाँ देख सकते हैं। जो भी टॉपिक कमजोर है उसको देख सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन चैनल पे स्टेट पेपर 1, पेपर 2 और बीपीएससी 4.0 की समुचित व्यवस्था है, क्लास की, प्रैक्टिस सेट की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो देखिए, जिसके में ज़्यादा ज़रूरत था उसको प्रैक्टिस सेट हम ज़्यादा करवाए हैं, और जिसमें कम ज़रूरत था उसको प्रैक्टिस सेट कम करवाए हैं। सबसे बड़ी बात होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है उसको आप 4-5 बार कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट 10 से 15 प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आप जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है उसको अच्छे से देखिएगा। हिंदी जंक्शन से जुड़िए, हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन पे जुड़ करके अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। स्टेट में 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग भी जुड़ करके अपने रिजल्ट को पक्का कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्टेट पेपर 1 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 149 रुपया पेमेंट कीजिए और तुरंत जो है नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट प्राप्त कीजिए। तब पेमेंट करके जो है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे इसी नंबर पे, तो इधर से पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिसको आप अच्छे से पढ़ देते हैं तो आपका रिजल्ट लगभग 95% होने की संभावना बन जाती है। तो आप लोग भी जुड़िए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए आज देखते हैं स्टेट पेपर 1 टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3। तो प्रैक्टिस सेट 3 आज हम कर रहे हैं, इसमें 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने है। आज हम लोग बिहार स्टेट 2025 के लिए पेपर 1 यानी टीजीटी के प्रश्नों को देख रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, यानी 2 प्रैक्टिस सेट और कल और परसों होगा। उसके बाद मैराथन करवाया जाएगा। तो मैराथन हम सोच रहे हैं 15 तारीख को 9 बजे से चलेगा, जिसमें 500 लगभग प्रश्नों को हम लोग करने वाले रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा मैराथन होगा जिसमें आप लोग सभी जुड़िएगा, यानी 15 तारीख को 9 बजे जुड़ना है, क्योंकि 16 तारीख को सभी लोग आप एग्ज़ाम देने के लिए निकलिएगा, तो 15 को ही करना उचित है।
और 16 को कुछ प्रश्नों को भी करवाया जाएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ है मदोन्माद का सही संधि विच्छेद है, यानी मदोन्माद का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है आपको बताना है। तो देखिए मदोन्माद जो है उसका अगर सही संधि विच्छेद देखिएगा तो मद जोड़ उन्मत्त यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मद जोड़ उन्मत्त यानी मदोन्मत्त, तो विकल्प ग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, तो देखिए नवोढ़ा का हो जाएगा, क्या आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, 4 विकल्प रहेंगे, तो आप जो है इसमें कोई झिझक नहीं है। और सीबीटी से एग्ज़ाम होगा यानी कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप 1-2 दिन जो है कंप्यूटर पे अपना हाथ को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब आप बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल कंप्यूटर पे नए नए जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। इससे कंप्यूटर पे जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी जो डर है भय है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न आया है ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ थोड़ा सा नंबरिंग गलत है। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए नवोढ़ा का हो जाएगा नव जोड़ उढ़ा यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नव जोड़ उढ़ा यानी नवोढ़ा, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो भी प्रश्न करवाया जा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। यशोदा में कौन सा संधि है, यशोदा में कौन सा संधि है आपको बताना है। तो देखिए यशोदा का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो यशः जोरदार होगा, तो यहाँ देखिए विसर्ग संधि आया है, तो आप इसको बना सकते हैं विसर्ग संधि, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में देखिए स्वरों की मात्रा होती है आगे या पीछे, यानी जब वर्णों का जो होता है संधि तो स्वर वर्णों का होता है। व्यंजन में देखिए व्यंजन वर्ण के साथ अगर कोई स्वर हो या स्वर के साथ कोई व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। तो व्यंजन वर्ण जो है अगर उसका विच्छेद कीजिएगा हरंत लगा हुआ रहेगा तो वो व्यंजन संधि मुख्यतः पहचानने का नियम है। विसर्ग संधि में है कि अगर उसको विच्छेद कीजिएगा तो विसर्ग की मात्रा अगर आ गई तो वो विसर्ग संधि हो जाएगा। अब देखिए स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं जिसमें आप देख सकते हैं दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है और आयाधि संधि है। तो ये जो 5 भेद है उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको कभी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, यानी चौथा प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए इसको आपको बनाना है। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो एक एक करके देखना है। तो अहंकार अहम जोड़कार, तो यहाँ तो व्यंजन संधि आ गया। उल्लास यानी उत जोड़ रास, तो यहाँ भी आ गया। वागिस यानी वाक जोड़ इस, तो वागिस यहाँ भी आ गया। पावक पौ जोड़ अक पावक, तो यहाँ देखिए स्वर संधि है, तो विकल्प घ जो है इसका सही हो जाएगा, यानी पावक में जो है स्वर संधि है, तो आपका सही आंसर जो है विकल्प घ हो जाएगा। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप जो है संधि वाले टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जानते हुए जल्दी में प्रश्नों को गलत करके आते हैं। तो आपको उबना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रश्नों को अच्छे से 2-3 बार पढ़ के समझ लेना है, उसके बाद बनाना है क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि अ या आ के बाद ई या ई या फिर उ या उ के और रि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, तो वह संधि कहलाता है, यानी वह कौन सा स्वर संधि कहलाता है।
तो देखिए वह जो स्वर संधि कहलाता है, तो कौन सा स्वर संधि कहलाता है ये आपको बताना है। तो देखिए जो स्वर संधि वो कहलाता है उसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो जो स्वर के पांचों भेद हैं उसके जो नियम है उसको पढ़ करके जाना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित पूछे जा रहे हैं। तो आपको उसके पढ़ करके जाना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछ दे तो आप जो है टिक लगाने में असमर्थ हो जाएं। तो 2-4 बार उसको पढ़ लीजिए ताकि ध्यान में बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए जब विशेषण बन जाता है, किसी तीसरे का विशेषण जब बन जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा आपको बताना है। तो देखिए उसे कहा जाता है उस समय बहुव्रीहि समास, यानी वह समासिक पद जो किसी तीसरे का विशेषण बन जाए, यानी किसी तीसरे शब्द का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं तो बहुव्रीहि समास कहा जाता है। यानी जिसका तीसरा पद एक आ जाए, कोई नया तीसरा आ जाता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो विकल्प ख जो है इसका सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का एक भेद नहीं है, यानी कौन है जो तत्पुरुष समास का एक भेद नहीं है। देखिए यहाँ मिस्टेक नहीं हुआ है, ये टाइपिंग किया हुआ है। जब यहाँ वर्ड को हम छोटा किए हैं तो ऊपर वाले कहीं कहीं कट गया है, तो ये आप अन्यथा में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको समझना है और कहीं कहीं जो है वर्ड कन्वर्ट के कारण भी दिक्कत हो रही है। तो ये जो है सुधारा जाता है, कहीं कहीं मिस्टेक रह जाता है, वो माइनर मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ है कौन जो है तत्पुरुष समास का एक भेद नहीं है आपको बताना है। तो देखिए तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं, जिसमें आप कारक पढ़े होंगे तो कारक के जो 8 भेद हैं तो कर्ता और संबोधन, यानी कर्ता और संबोधन को छोड़ करके 6 जो कारक हैं वही तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो यहाँ देखिए कर्ता जो है वो तत्पुरुष समास का भेद नहीं है, और बाकी जो है संप्रदान, कर्म और आपादान सभी जो हैं तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, यानी कर्ता जो है तत्पुरुष समास का भेद नहीं है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और कितना सही होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, सबका कमेंट हम देख रहे हैं। आगे है निर्कमर में कौन सा समास है। तो देखिए निर्कमर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो निर्कमर यानी कमर कैसा है तो निर्कमर है। तो ये जो आपका आया है विशेषण विशेष्य है, तो यहाँ क्या है कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है ऋषि जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है। तो देखिए ऋषि जो महान है यह किस समास का उदाहरण है आपको बताने हैं। तो ये जो उदाहरण है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, विशेषण विशेष है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, अनुरूप में कौन सा समास है। तो देखिए अनुरूप जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए आपको अब यही भाव समास में हम बताए थे कि जिस भी शब्द के आगे अनु, यथा, आ आदि रहे वो क्या हो जाएगा, वो अब यही भाव समास हो जाएगा, और पूरा जो आगे का पद है वो अब ये हो, तो ये जो है अब यही भाव समास होगा। तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अब यही भाव समास। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दिया गया है गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो देखिए गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्ण गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं,
खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माँ, यानी भारत माता। अब देखिए यहाँ प्रश्न इससे संबंधित आया है कि गंगा यमुना में समास है। तो देखिए गंगा यमुना यानी दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह है। तो आपको पढ़ाया गया था कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह आए वो क्या हो जाता है, तो द्वंद्व समास हो जाता है, यानी द्वंद्व समास। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन प्रहरी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए प्रहरी का जो पर्यायवाची नहीं है वो एक एक शब्द को देखिए। रक्षक मतलब प्रहरी होता है, पहरेदार प्रहरी का ही रूप है, चौकीदार प्रहरी का ही पर्यायवाची है। लेकिन उम्मीद जो है कोई पर्यायवाची नहीं है प्रहरी का। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, उम्मीद। आगे बढ़ते हैं, आगे है सबकी प्रिय कौन है। तो देखिए गद्यांश में चर्चा किया गया है, सबकी प्रिय जो है वो कौन है, तो भारत माता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। गद्यांश का एक नियम है कि आपका जो आंसर होगा गद्यांश के अनुसार ही आंसर होगा, जिसका चर्चा किया गया है वही इसका आंसर होगा। दूसरा कोई नहीं आ सकता, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि आधुनिक युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान द्वारा विद्युत वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगांतरों में अपनी विजय दुदुम्बी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब देखिए यहाँ गद्यांश को हम लोग पढ़ा, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो देखिए ये जो गद्यांश है इसका जो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा युग का चमत्कार, ऐसा नहीं, आधुनिक युग का रंग, ये भी उचित नहीं है, विज्ञान एक वरदान, सही बात है, विज्ञान की यहाँ जो है बात की जा रही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा उचित है, उसी को आंसर जो है शीर्षक बारे में बनाना है। अब देखिए विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। तो देखिए विज्ञान की जो तथ्यात्मक परिभाषा है वो है कर्मबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। यानी जब तक प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सही नहीं माना जाता है विज्ञान। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है दिगांतर का अर्थ है। तो देखिए दिगांतर एक शब्द आया है जिसका अर्थ क्या है आपको बताना है। तो देखिए दिगांतर का अर्थ है सभी दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दो बातें निकल कर आती है, यानी दिशा कितनी है। तो देखिए दिशा जो है वो 4 है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये जो है क्या है दिशा है। देखिए दिशाओं की बात करें तो दिशाओं जो है यानी दिशाएं जो है वो 10 है, 4 उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण और 4 कोण हो गया और आकाश पताल हो गया। तो ये जो 10 दिशाओं हैं उसको 10 जो है दिशाओं की संख्या 10 है और दिशा 4 है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कहीं भी प्रयोग में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए प्रश्न है धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है। तो देखिए धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वो है बहुत बड़ी सफलता मिलना, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, बहुत बड़ी सफलता मिलना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त व्यंजन का चयन कीजिए। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है उसका जो है चयन करना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य इसमें जो आया है माधवी और विनीता मधुर गीत गाती है, तो ये तो नहीं है। तुमने पढ़कर
पढ़ना सीखकर अपना काम पूरा कर लिया, ये भी। मैं दिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, बिल्कुल सही बात है, दो करता है। तो ये जो है और के साथ जुटा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं। तो एक से अधिक प्रधान वाक्य रहता है उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। तो देखिए संरचना या रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है। तो इसमें जो वाक्य की रचना होती है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है, शायद पिताजी आ जाएं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए आगे है, शायद पिताजी आ जाएं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ जो है संदेह किया जा रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए कुछ और कोई दोनों अनिश्चयवाचक है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, क और ग दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्नों को, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस कार्य का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है वो किस कार्य का है, तो ये जो है विकल्प क हो जाएगा, यानी भविष्य काल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य हिंदी भाषा की शब्दावली में सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है। तो कौन सा शब्द जो है ज़्यादा प्रयोग होता है वो आपको बताना है। तो देखिए सामान्य हिंदी के अगर शब्दों को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शब्द प्रयोग में आता है वो है तद्भव शब्द, तो विकल्प ग जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, थारी का बैगन मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए थारी का बैगन जो मुहावरा है उसका सही अर्थ है अस्थिर विचार वाला, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है, अब देखिए इसको देखना है, अंटी मारना, यहाँ देखिए अंटा मारना हो जाएगा। अंटा मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंटा मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो अंटा मारना मतलब चार चरना, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो मुहावरे हैं, तो मुहावरे को कोई नोट्स में बांधना संभव नहीं है कि 1000 से ज़्यादा मुहावरा है। तो मुहावरे को जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक ये सही नहीं बन पाएगा। तो मुहावरे को जो है कोई भी व्याकरण का अगर किताब है तो आप उससे देखिए ताकि आपका मुहावरा सही हो सके। तो मुहावरे और जो कोक्ति को जो नोट्स में तो बांध सकते हैं लेकिन मुहावरे को नहीं, तो मुहावरे के लिए आपको अच्छे से समझना जरूरी है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए एक आँख से देखना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है, तो उसका जो सही अर्थ हो जाएगा, एक आँख से देखना मतलब बराबर मानना, यानी बराबर सभी को समान रूप से देखना, यानी एक बराबर मानना, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, अंडे का शहजादा जो कोक्ति का अर्थ है। तो देखिए अंडे का शहजादा जो कोक्ति है उसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए इसका अर्थ होगा घर का राजा नहीं, बहुत सुंदर भी नहीं, ये सब नहीं, अनुभवहीन होना, यानी अंडे का शहजादा अनुभवहीन होना, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक छानना मुहावरा जो है उसका सही अर्थ है असफलता हाथ रखना, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग गांव देहात में भी प्रयोग करते हैं कि खाक नहीं मिलता,
या कि खाक छानना। तो ये है असफलता हाथ रखना, यानी मेहनत करना और कुछ नहीं मिलता है तो उसे कहते हैं खाक छानना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ जो वाक्य है तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए अशुद्ध को चुनना है। तो आज का दिन सबसे अच्छा है, बिल्कुल सही है। मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। अब देखिए प्रातःकाल में अपने समय है तो फिर उसके साथ समय नहीं आएगा, तो ये अशुद्ध है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए इसको आप देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताने हैं। तो देखिए श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये भी सही है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो मैं के साथ तो आ गया, ये वाक्य अशुद्धि है। मैं अवश्य ही जाऊंगा, तो ये जो है अशुद्ध वाक्य है। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए वाक्य अगर आप देखते हैं तो मकड़ी जाल बुन रही है, बिल्कुल सही है। इसी काज में तुम्हारी भलाई है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ चूहे कपड़े कुतर गया। अब देखिए चूहे कपड़े यानी चूहे कपड़े कुतर गया, तो चूहे जो है पूरे दिन के साथ आ गया, तो यहाँ कपड़े कुतर गए न कुतर गए हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है अशुद्ध है। विकल्प ग इसका सही आंसर है। तो शुद्ध और अशुद्ध ये दोनों मिलाकर लगभग 8 से 10 प्रश्न होते हैं। तो वाक्य जो शुद्धि है उसको थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ चीज़ें जो है सही हो सकती है, और इसी तरीका के प्रश्न वहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरी बात एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो बहुत सारे प्रश्न जो है टाइपिंग मिस्टेक होगा, यानी बोर्ड का, तो उसको आप ये नहीं देखिएगा कि ये इसका है, यानी अर्थ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत सारे प्रश्न जो है अधूरे होंगे, यानी बहुत सारे प्रश्न आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन आपको अर्थ वहाँ से विकल्पों से देख करके भी समझना होगा, ताकि आपका जो एक एक नंबर है वो आपके खाते में आ सके। अब देखिए यहाँ है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए वाक्य देखना है इनमें कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए गोरियों की बाढ़ नहीं होती है, गोरियों की क्या होती है, बौछार होती है। तो ये बाढ़ की जगह बौछार आ जाता तो सही हो जाता, ये बिल्कुल अशुद्ध है, यानी विकल्प क सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो देखिए वाक्य अगर अशुद्ध देखते हैं तो एक एक चीज़ पे गौर कीजिए। मुझे सफल होने की आशा नहीं है, बिल्कुल सही है। आशा, उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी है, बिल्कुल सही, उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। अब देखिए यहाँ रिंग दोष है, तो परीक्षा की जो प्रणाली है वो बदलना नहीं बदलनी चाहिए। तो ये जो विकल्प ग है वो सही हो जाएगा, और क्योंकि अशुद्ध पूछा है तो ये अशुद्ध है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न यहाँ पूछा गया है, सुरेश नदी में डूब गया, रेखांकित पद कौन सा पदबंध है। अब देखिए यहाँ है डूब गया, तो ये कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो डूब गया, तो ये जो है क्रिया पदबंध है, यानी एक जो है क्रिया को साथ दे रहा है दूसरी क्रिया के होने में, तो विकल्प का सही हो जाएगा, क्रिया पदबंध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, पदबंध से लगभग 5 प्रश्न होते हैं। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ जो पदबंध आया है वो क्रिया विशेषण है, पहले से बहुत, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, छात्र मोहन की शिकायत दबी जुबान से कर रहे थे, यानी दबी जबान से कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो देखिए यहाँ जो पदबंध आएगा वो क्या हो जाएगा, तो दबी जबान जो है वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। तो अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ जो पदबंध आया है वो कौन सा है? तो खोला जा सकता है, ये जो है कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो ये जो पदबंध है क्रिया पदबंध है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, उस कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, वाक्य में पदबंध है। तो उस कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो जासूस है, तो जासूस जो है एक विशेषण का कार्य कर रहा है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, विशेषण पदबंध। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है। तो देखिए मनोज पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? तो डायरेक्ट जो है कर्ता काम कर रहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो तब वाच्य होगा। तो वाच्य जो होता है उसे कहा जाता है कर्तृवाच्य, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य, वाक्य कर्म के अनुसार कर्मवाच्य। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, इस वाक्य में क्रिया के किसके अनुसार है? तो मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? तो कर्म के अनुसार है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, मैं लिख नहीं सकता वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मैं लिख नहीं सकता जो वाच्य है उसको भाववाच्य में बदलना है। तो इसको जब अगर भाववाच्य में बदलिएगा तो लिखा जाएगा मुझसे लिखा नहीं जा सकता, यानी विकल्प ग जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। किस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो देखिए दोनों क्रियाओं का जो प्रयोग होता है वो कर्तृवाच्य में होता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य। आगे है, शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बताना है। देखिए इसमें अगर शुद्ध वाक्य देख रहे हैं तो मैं प्रातःकाल के समय, तो ये तो गलत हो गया। परीक्षा के प्रणाली बदलना नहीं बदलनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है। कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, बिल्कुल सही है, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। निम्न में शुद्ध वाक्य है, यानी इसमें से कौन सा जो है वो शुद्ध वाक्य है आपको देखनी है, बताने हैं। तो देखिए इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है, यहाँ शत्रु से खतरा है, तो ये बिल्कुल शुद्ध है, विकल्प ख सही हो जाएगा। यह असली गाय का घी है, तो यह गाय की असली घी है, ऐसे होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, या न कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको देखना है। तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली, बिल्कुल शुद्ध है, ये शुद्ध है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताने हैं। तो देखिए शुद्ध वाक्य है, तो लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र नहीं शस्त्र हो जाएगा, तो ये गलत है। एकमात्र दो उपाय है, एकमात्र दो उपाय है। अब अगर इसको आप देखिएगा तो एकमात्र दो उपाय है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकमात्र नहीं होगा, मात्र दो उपाय है, ये हो सकता है, तो विकल्प ये तो अशुद्ध है। मेरे को यह बात पसंद नहीं, मेरे को नहीं, मुझे यह बात पसंद नहीं, तो ये भी अशुद्ध है, तो ख और ग दोनों अशुद्ध है। देश के सम्मान की रक्षा करो, ये बिल्कुल सही है, तो घ जो है 49 का सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न का स्तर क्या है, कैसे प्रश्नों का जो है यहाँ चयन किया गया है, ताकि एग्जाम में आपका बहुत सारे प्रश्न देखने को यहाँ से मिलेंगे। वाक्य में पदों का यथास्थान रखने की प्रणाली को कहते हैं।
तो वाक्य में जो पदों को यथास्थान रहने की प्रणाली है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पदक्रम, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, पदक्रम। आगे है शाब्दी व्यंजना कहाँ है? अब आपको शाब्दी व्यंजना खोलना है, इसमें कहाँ जो है वो शाब्दी व्यंजना है। तो देखिए शाब्दी व्यंजना जो है वो कहाँ होगा? तो ये जो हो जाएगा जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग हो वहाँ शाब्दी व्यंजना होगा। तो विकल्प ख इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। अबरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है, तो कौन सा शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। किस शब्द शक्ति को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है? तो किस शब्द शक्ति को कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए अविधा जो शब्द शक्ति है उसको शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी एक दो प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ समाहित करने का प्रयास किया है ताकि आपका जैसे एग्जाम दिमाग भटकता है एग्जाम में वैसे यहाँ भटक सके। अब देखिए है अविधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो देखिए अविधा जो शब्द शक्ति है उसके जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। इस पंक्ति में शब्द शक्ति है, यानी यहाँ जो शब्द शक्ति आया है वो कौन सा शब्द शक्ति आया है आपको बतानी है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति है वो रक्षणा शब्द शक्ति है, यानी विकल्प ग जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो है चीज़ों को हम आपके लिए बना रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये सारे जो 13 क्लास हुए हैं, प्रीवियस सेट है, प्रैक्टिस सेट है, इसको आप अच्छे से कर लेते हैं 3 से 4 बार तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। आगे है खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई। अब इस पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपको बतानी है। तो यहाँ जो अलंकार है ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। रे चल साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक देकर स्वर्ण झनक। रे चला साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक देकर स्वर्ण झनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो पंक्ति आया है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है सागर सा गंभीर हृदय को, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ जो अलंकार आया है वो कौन सा है आपको बताने हैं। तो यहाँ जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। उपमा अलंकार यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए उपमा अलंकार जो है आपको एक सिलेबस में भी पढ़ना है। तो ये जो है वर्णिक अलंकार में आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, और वहाँ आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आप टॉपिक नहीं देखें तो देखिए, क्योंकि अलंकार से आपके 25 प्रश्न रहेंगे। अगर अलंकार को आप अनदेखा कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होने में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है, तो उसको अच्छे से देखते रहिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरदसी कर कांति थी। कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौने रहे हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बतानी है। तो यहाँ जो अलंकार आया है वो रूपक अलंकार आया है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो
देखिए यहाँ जो धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो धर्म मतलब होता है गुण, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप हर एक दृष्टि से तैयारी कर लीजिए, सभी टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए। अब प्रश्न है, हरिपद कोमल कमर से इस पद में अलंकार है। तो ये जो पद है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्नों को विचार करके देखिएगा कि सर क्या हो सकता है। आगे है, पापी मनुज भी आज दुख मुख से राम नाम निकारते। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो अलंकार है वो विरोधाभास अलंकार है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट हम लाए हैं। इसी तरह 2 प्रैक्टिस सेट और होगा, उसके बाद मैराथन क्लास होगा। तो मैराथन में सभी लोग जुड़िएगा। उसका जो सूचना है टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे भेज दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है ताकि आपको समय से सूचना मिल सके। अब देखिए यहाँ है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो में अलंकार है। तो यहाँ जो आया है पंक्ति उसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो आया है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं। अब देखिए यहाँ आपको बनाना है उपमा अलंकार, यानी उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो देखिए उपमा अलंकार जो है उसके कितने अंग होते हैं। तो इसके जो अंगों की संख्या है वो 4 है, यानी 4 अंग होता है उपमा अलंकार के। अब ये 4 अंग कौन कौन है। तो उपमेय है, उपमाय है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म है, वाचक शब्द है। तो ये जो 4 अंग है वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण हैं उसको मैंने यहाँ समाहित करने का प्रयास किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो आया है पंक्ति उसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, यानी सुवर्ण का 3 अर्थ है, कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है, सोहत ओढ़य पीत पट श्याम सरोने गात मानो निर्मनि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताने हैं। तो यहाँ जो अलंकार आई है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं, बिगड़ी बात बने नहीं राख करे किनकोय रहमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। उक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो किस प्रकार का अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ जो अलंकार आया है वो दृष्टांत अलंकार आया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं। पिया सो कहू संदेश रा हे भवरा हे काग स्वध्वनि बिरह जरी मुई तिहक धुआं हम राग। इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ भी जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में गदाधर है सुंदर तपावन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं, चमचमाती चंचल नयन बीज घूंघट पर छीन मानो सुरसरता विमर जर उछत जुगमीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार है यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने जो है दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नों का स्तर जो है थोड़ा सा हार्ड किया गया है। तो हो सकता है इस बार जो 25 का एग्ज़ाम हो थोड़ा सा प्रश्न का स्तर ऊंचा रहे, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके समझना है, उसके बाद बनाना है। अब देखिए है, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है,
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नीलिमा जैसी नीलिमा जो है चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो यहाँ जो अलंकार है ये उपमा दिया जा रहा है चंद्रमा से इसका, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो देखिए अर्थालंकार नहीं है उसको आपको देखना है। तो अर्थालंकार में विप्सा विभावना भ्रांतिमान और उत्प्रेक्षा, 4 जो विकल्प है उसमें आपका जो नहीं पूछा है वो कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प क हो जाएगा। विप्सा जो है शब्दालंकार है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेद रही है जल थल में, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो पद दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बतानी है। तो यहाँ जो है वो अनुप्रास अलंकार है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। वर्णों की आवृत्ति हुई है। अब यहाँ है वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जनी संग डोरे भोरे मोर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वो कौन सा है? तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है उसको देखते हैं। कोटि कुरिस समवचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आया है वो भी उपमा अलंकार है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है प्रश्न। तो यहाँ जो भी प्रश्न करवाया जा रहा है आपको स्तर का ध्यान में रखा गया है ताकि आपका जो स्तर है वो टूटे नहीं, और एक एक चीज़ों पे गौर करने का प्रयास किए हैं। बाकी कहाँ तक हम सफल हुए ये आपकी रिजल्ट बताएगी। अब देखिए यहाँ है मोम सातन घर चुकायब दीप सामन जल चुका। अब देखिए यहाँ है कौन सा अलंकार की योजना है आपको बताने हैं। तो यहाँ जो अलंकार की योजना है वो उपमा अलंकार है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, इसको आप देखिए। निम्नलिखित में कौन सा जो अलंकार है अर्थालंकार है नहीं है? तो अर्थालंकार नहीं है आपको देखना है। तो अर्थालंकार नहीं है, तो इसमें अगर आप देखे हैं तो उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक ये सभी क्या है? अर्थालंकार हैं। यहाँ नहीं पूछा है तो अनुप्रास हो जाएगा, ये शब्दालंकार है, विकल्प घ सही हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न है इसी से, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो देखिए अनुप्रास जो अलंकार है उसके भेद कितने हैं? तो उसके भेद हैं 5। तो ध्यान में रखिएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है कि तो मिठास दई देओ इते सरोने रूप, यह जो काव्य है इसमें कौन सा रस है अलंकार है आपको बतानी है। तो अलंकार इसमें जो आया है वो विरोधाभास अलंकार आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं अलंकार से कितना प्रश्न भर भर के दिया है। तो अगर अलंकार वाले टॉपिक को आप अच्छा से कर देते हैं तो आपका रिजल्ट रुकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 25 जो क्वेश्चन है यहीं से रहता है। तो 25 क्वेश्चन बनाना बहुत मामूली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ प्रश्न थोड़ा सा और है। महर्षि पाणिनि के अनुसार छंद किस धातु से बना हुआ है? तो छंद जो बना हुआ है किस धातु से बना हुआ है आपको बताना है। तो देखिए छंद जो बना हुआ है वो किस धातु से है? तो छेदी धातु से बना हुआ है, यानी छंद जो है वो छेदी धातु से बना हुआ है। तो छेदी धातु से यस्क माने हैं, लेकिन पाणिनि के अनुसार बताना है। तो पाणिनि के अनुसार जो है चदी धातु से बना हुआ है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए छदी धातु से जो बना हुआ है वो कौन मानते हैं? तो छदी से यास्क मानते हैं। तो पहले ये छदी से पाणिनि माने हैं, लेकिन यास आते हैं तो उसको छदी कर देते हैं, छदी से छंद। तो ये सही हो जाएगा, विकल्प घ। आगे है छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? तो जो छंद शास्त्र है इसके प्रणेता जो माना गया है वो पिंगल ऋषि को माना गया है, यानी पिंगल को ही माना गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है छंद की प्रथम चर्चा किस वेद में मिलती है? तो छंद की जो प्रथम चर्चा है वो ऋग वेद में मिलती है, विकल्प क सही हो जाएगा, ऋग वेद में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पारिभाषिक शब्द जो है वहाँ से एक प्रश्न है। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है।
तो जो सिटीजन है उसका सही अर्थ में पारिभाषिक शब्द क्या है? तो इसका सही अर्थ में पारिभाषिक हो जाएगा सिटीजन मतलब नागरिक। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है भारत शब्द में कितने गुरु और रघु हैं? तो देखिए भारत शब्द लिखिएगा तो 2 गुरु और 2 रघु रघु हो जाएगा, यानी इसको आप देख सकते हैं, सॉरी 1 गुरु और 2 रघु हो जाएगा। भा में जो है 1 गुरु की मात्रा है और रथ जो है 2 रघु है, तो 1 गुरु 2 रघु। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रंजती रांजती, कमरिनी कुल प्रभा वल्लभ की प्रभा। उपयुक्त जो पद्यांश है उसमें कौन सा छंद है? तो यहाँ जो छंद आया है वो कौन सा है? तो यहाँ द्रुत विलंबित छंद है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। इनमें से किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक चरण में जो 17 वर्ण होते हैं उसे कौन सा छंद कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मंदाक्रांता छंद, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है सगन में कितने रघु और गुरु हैं? देखिए सगन में आपको रघु और गुरु बताना है, तो इसको अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा 2 रघु होगा और 1 जो है गुरु होगा। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे देखिए, देखते हैं प्रश्न आपके सामने हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न अगर आप देखते हैं तो पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ये जो पद्यांश है इसमें कौन सा छंद है? तो यहाँ जो पद्यांश है इसमें छंद जो आया है वो कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें जो छंद है वो सवैया छंद में है, यानी 22 से 26 वर्ण अगर होंगे तो ये हो जाएंगे सवैया छंद। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण नहीं होते हैं? तो वह कौन सा वार्णिक छंद है जिसमें 11 वर्ण नहीं होता है? तो ये जो प्रश्न है उसको अगर आप देखिएगा तो इसका जो इंद्र वज्रा में भी 11 होता है, उपेंद्र में भी, सारने में भी, लेकिन मारने में 11 नहीं होता है, 15 वर्ण होते हैं। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा मारने छंद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं। निम्न में कौन सा रस में ओजगुण पाया जाता है? देखिए ओजगुण जो पाया जाता है वो वीर, रौद्र और भयानक तीनों रसों में पाया जाता है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है आचार्य कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य जो कुंतक हैं उन्होंने जो काव्य गुणों की संख्या है वो 6 माना है, यानी विकल्प घ जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है जहाँ कविता का अर्थ और भाव सुनते ही समझ में आ जाए और सहृदय के चित्त में व्याप्त हो जाए वहाँ काव्य गुण होता है। तो वहाँ कौन सा काव्य गुण होता है आपको बताना है। तो सीधा समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण हो जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेद रही थी जल थर में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतर में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? तो ये जो पंक्ति है उसमें काव्य गुण की जो योजना है वो प्रसाद काव्य गुण की योजना है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ जो काव्य गुण है वो कौन सा है? तो यहाँ प्रसाद काव्य गुण है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, 4-5 प्रश्न और हैं और सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विभावानुभाव विभचारी संयोगाद रस नित्पत्ति। उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा रचित है? यानी ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताने हैं। तो देखिए ये जो पंक्ति है ये भरत मुनि का है,
भरत मुनि जी का है। अब देखिए भरत मुनि विकल्प में नहीं है, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न सामने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ जो आया है, यहाँ कौन सा अलंकार है, आप यहाँ कौन सा रस है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ जो रस आया है, यहाँ सबसे पहले श्रृंगार रस का वर्णन है, तो श्रृंगार रस का वर्णन है। लेकिन कहीं कहीं ये जो है भक्ति रस भी दे देगा, तो अगर भक्ति रस विकल्प में रहता तो वो भी सही हो जाता। ऐसा नहीं है कि कोई भी पंक्ति में एक ही रस हो सकता है, एक से अधिक रसों का भी संचार होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर भक्ति रहेगा तो भक्ति मारिएगा, भक्ति नहीं रहेगा तो श्रृंगार मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न को। जग असार संकट पुनिनाना, विकर विरत चित साधु समाना में रस की योजना है। तो इसमें जो रस की योजना है, कौन सा रस की योजना है वो आपको बताना है। तो इसमें जो रस है वो शांत रस है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का अंतिम या 100वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, सात्विक अनुभाव कितने होते हैं। तो देखिए ऊपर बताया नहीं गया है, लेकिन आप व्याकरण में रस में अगर पढ़े होंगे तो आपको जो है चर्चा किया गया था कि सात्विक जो अनुभाव है वो 8 होते हैं, यानी सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर है। तो आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3 यानी ए स्टेट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 3 करवाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो 100 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, यानी 17 और 18 अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम होनी है, तो समय बहुत कम है, देख सके कि आपका तैयारी कितना अच्छा चल रहा है। दूसरी बात है, अब दिन बहुत कम बचे हैं, यानी 5-6 दिन बचे हैं। फिर भी अगर आप नहीं अभी तक कुछ पढ़े हैं तो आप मेरा नोट्स लेकर से सभी टॉपिक को अच्छे से देख करके प्रैक्टिस सेट बना करके आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं बहुत ही कम दिनों में भी। तो आप जो है मेरे नंबर पे यानी 72 61 81 53 07 यानी 53 जो 7 है उस पे आप 72 61 81 53 07 इस पे आप 149 रुपया स्टेट पेपर 1 के लिए आप भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट नोट्स दे देंगे, जिसको आप 5 दिन भी पढ़ देते हैं तो आपका रिजल्ट लगभग 80% होने की संभावना बन जाती है। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप इसको कर सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन चैनल पे आपका समुचित क्लास प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट की व्यवस्था है, जुड़िए और अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो 100% अभ्यर्थियों का स्टेट में रिजल्ट रहता है, आप भी अपना रिजल्ट पक्का कर सकते हैं, तो जुड़ जाइए। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से यही बात कहेंगे कि समय बहुत कम है, 4-5 दिन आप जो है एकत्रित मन से यानी एकाग्र होकर पढ़ते रहें और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा कीजिए। एक ही प्रैक्टिस सेट को 4-5 बार बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं वहाँ से आपको 10-15 प्रश्न वहीं से आ सकते हैं। दूसरी बात है रस अलंकार छंद, इन टॉपिक को जो है विस्तार से आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 50 प्रश्न जो है यही 3 टॉपिक से होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।